इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और यह जो वीडियो है इसमें बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और जितने वनडे एग्ज़ाम हैं सभी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी में स्वरों की कुल संख्या होती है 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या है 33। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ कौन से स्वर वर्ण है? तो बच्चों ये दीर्घ स्वर वर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में कितने संयुक्त स्वर होते हैं? तो हिंदी में संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है, जिसमें आपका आ जाएगा ए, ऐ, ओ, औ। हिंदी में स्वरों और संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए, ऐ, ओ, औ कौन से स्वर वर्ण है? इसके पहले हम लोग वही क्वेश्चन देखे थे। तो ए, ऐ, ओ, औ ये कौन से स्वर वर्ण है? तो ये संयुक्त स्वर वर्ण है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन है? तो इस 4 ऑप्शन में से देखते हैं कि संयुक्त स्वर कौन से हैं। तो इसमें संयुक्त स्वर कौन है? ऑप्शन सी, ऐ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो बच्चों उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई हो जाएगी ध्वनि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? तो भाषा की लघुत्तम इकाई हो जाएगी ध्वनि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो लिखित रूप से बच्चों भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वर्ण होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई आपकी हो जाएगी शब्द। अब सार्थकता का तात्पर्य क्या होता है? सार्थकता का अर्थ क्या होता है? सार्थकता जिसका कोई एक निश्चित अर्थ हो। भाई जो अर्थ होगा उसी को तो हम शब्द कहेंगे, जिसका कोई अर्थ ही नहीं होगा तो उसको हम शब्द काहे लिए कहेंगे? इसीलिए सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काव्य शास्त्र की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई है। तो काव्य शास्त्र की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई हो जाएगी आपका पद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की पूर्ण सार्थकता की दृष्टि से लघुत्तम इकाई है। तो भाषा की पूर्ण सार्थकता की दृष्टि से लघुत्तम इकाई आपकी हो जाएगी वाक्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसके खंड या टुकड़े न किए जा सके उसे क्या कहते हैं? तो जिसके खंड या टुकड़े न किए जा सके उसे कहते हैं वर्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
द्विगुण द्विगुण व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं? तो बच्चों द्विगुण वर्ण की संख्या 2 होती है। द्विगुण जिसमें 2 गुण होते हैं, उसे द्विगुण कहते हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ड और ढ। इसमें इन वर्णों में 2 गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें द्विगुण व्यंजन वर्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो हम जानते हैं कि वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्ण के 3 भेद होते हैं। एक स्वर होता है, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है, एक व्यंजन होता है और एक होता है अयोगवाह। अयोगवाह एक अयोगवाह होता है, एक अयोगवाह होता है। तो अयोगवाह की संख्या होती है 2। अयोगवाह की संख्या होती है 2। तो इसलिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग अ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पहला हो जाएगा आपका ह्रस्व स्वर हो जाएगा, ह्रस्व स्वर हो जाएगा, ह्रस्व ह्रस्व स्वर हो जाएगा। फिर दूसरा आपका हो जाएगा दीर्घ स्वर हो जाएगा, दूसरा आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा और तीसरा आपका हो जाएगा प्लुप्त स्वर हो जाएगा, प्लुप्त स्वर। तीसरा आपका प्लुप्त स्वर हो जाएगा। तो मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और प्लुप्त स्वर होता है। एक चीज और देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर में जो होते हैं उनमें एक मात्रा होती है और दीर्घ जो स्वर होते हैं उसमें 2 मात्रा होती है और जो प्लुप्त स्वर होते हैं उसमें 2 से अधिक मात्रा होती है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपके सामने है अगला क्वेश्चन। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो ओष्ठाकृति मतलब ओष्ठ यानी कि ओठ के आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो उसके 2 होते हैं। ओठ के आधार पर यानी कि ओष्ठ के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन होते हैं। तो आपका पहला हो जाएगा वृत्ताकार हो जाएगा, वृत्ताकार। और दूसरा आपका हो जाएगा अवृत्ताकार, अवृत्ताकार, अवृत्ताकार हो जाएगा। तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो वृत्ताकार होता है और एक अवृत्ताकार होता है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद हैं। तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद हैं। तो कौन कौन से हैं? तो अभी हम ऊपर पढ़े, क्या पढ़े? वृत्ताकार होता है, अवृत्ताकार होता है। तो वृत्ताकार भी होता है और एक अवृत्ताकार होता है। और आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो सही बात है, ए और बी दोनों सही है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये आपका डी, इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद। तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, वृत्ताकार और एक अवृत्ताकार। इसलिए इस आधार पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वृत्ताकार स्वर्ण है। निम्नलिखित में से वृत्ताकार स्वर्ण है, तो देख लेते हैं। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा। आप इसका उच्चारण करिए। उ, उ, ओ, औ,
यानी कि इस वर्ण का उच्चारण करने में हमारी जो ओष्ठ की आकृति है वह गोलाकार हो जा रही है, वह गोलाकार हो जा रही है, वृत्ताकार हो जा रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उ उ ओ औ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवृत्ताकार स्वर कौन कौन है? तो अवृत्ताकार स्वर जो है इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए, इसका जब आप उच्चारण करेंगे तो आपकी जो ओठ की आकृति है वह वृत्ताकार नहीं होती है, वृत्ताकार नहीं होती है। तो इसलिए ये जो स्वर वर्ण है ये सभी अवृत्ताकार स्वर वर्ण कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पहला हो जाएगा आपका अग्र, अग्र जिह्वा स्वर। दूसरा हो जाएगा आपका मध्य, मध्य जिह्वा स्वर। और तीसरा आपका हो जाएगा पश्च, पश्च जिह्वा स्वर हो जाएगा। तो जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तो अग्र, मध्य और पश्च। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद नहीं है। तो अभी हम ऊपर पढ़े हैं कि जिह्वा के आधार पर 3 भेद होते हैं। 3 भेद हमने पढ़ा, जिसमें अग्र भाग हमने पढ़ा, मध्य भाग पढ़ा और पश्च भाग पढ़ा। और वृत्ताकार हमने नहीं पढ़ा, वृत्ताकार हमने नहीं पढ़ा। फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद नहीं है। तो नहीं है तो वृत्ताकार नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विकल्प सही नहीं है? तो आगे देखते हैं। फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विकल्प सही नहीं है? तो देख लेते हैं। अग्रभाग, यानी कि ये जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद है। तो अग्रभाग में आपका आ जाएगा छोटी ई, बड़ी ई, ए और री। इसका जब हम उच्चारण करेंगे ई, ए और री, इसका जब हम उच्चारण करेंगे तो हमको ऐसा महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि हम जिह्वा के आगे तरफ से, जिह्वा के अगले भाग से हम इसका उच्चारण कर रहे हैं। तो इसलिए यह स्वर जो है अग्रभाग का हो जाएगा। मध्य भाग में अ, ऐसा हमको महसूस हो रहा है कि हम जिह्वा के मध्य भाग से अ का उच्चारण कर रहे हैं। ऑप्शन सी देख लेते हैं। पश्च भाग आ, तो हमें ऐसा लग रहा है कि आ का उच्चारण जो है हम जिह्वा के पश्च भाग से कर रहे हैं। उ, ऊ, ओ, औ, यानी कि ये सभी जो है इन सभी का उच्चारण जिह्वा के पश्च भाग से हो रहा है। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है आपका, फिर से एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विकल्प सही नहीं है? तो बच्चों इसमें सभी विकल्प सही है, इसमें सभी विकल्प सही है। तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। हाँ, तो ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था। तो इसमें आपका 3 ऑप्शन सही है। और ये जो है डी, हम एक ऑप्शन ले लेते हैं
उच्च भाग, तो इसमें ये कोई भेदे नहीं है स्वर का, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी सही है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख खोलने के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो मुख खोलने के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। मुख खोलने के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। इसमें आपका हो जाएगा संवृत हो जाएगा, एक संवृत हो जाएगा, एक संवृत हो जाएगा, संवृत हो जाएगा, संवृत स्वर हो जाएगा, और दूसरा आपका हो जाएगा अर्ध, दूसरा हो जाएगा आपका अर्ध संवृत स्वर हो जाएगा, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा आपका विवृत हो जाएगा, विवृत, विवृत स्वर हो जाएगा, और चौथा आपका हो जाएगा अर्ध, अर्ध, अर्ध विवृत हो जाएगा, अर्ध विवृत, अर्ध विवृत हो जाएगा। तो इसलिए इस आधार पर मुख खोलने के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो संवृत स्वर होता है, अर्ध संवृत स्वर होता है, और विवृत स्वर होता है, और अर्ध विवृत स्वर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विकल्प सही है? निम्नलिखित में से कौन विकल्प सही है? तो संवृत, संवृत का अर्थ होता है पूरा बंद, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम कोई स्वर उच्चारण करते हैं तो कुछ ऐसे स्वर हैं जिसका उच्चारण करते समय हमारा मुख क्या होता है? बंद होता है। तो इसमें कौन कौन से स्वर हैं? इ, ई, उ, ऊ और री। तो इनका जब हम उच्चारण करेंगे तो मुख जो है हमारा पूरा बंद हुआ प्रतीत होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन सही है। संवृत, इसका अर्थ हुआ पूरा बंद, यानी कि जिस स्वर का उच्चारण करते समय हमारा मुख बंद हो तो वे सभी स्वर संवृत स्वर कहलाएंगे, जिसमें आपका छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा अर्ध संवृत, यानी कि आधा बंद, यानी कि ऐसा स्वर है जिसका उच्चारण करते समय हमारा मुख जो है आधा बंद रहेगा, उसे हम अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा अ, ए और ओ। तो ये भी ऑप्शन सही है। अब हम देखते हैं अगला ऑप्शन विवृत, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा पूरा खुला, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जिस स्वर वर्ण का उच्चारण करते समय हमारा मुख पूरा खुला हो उसे विवृत स्वर कहते हैं, और इसमें आपका हो जाएगा आ। तो ये भी सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं डी, अर्ध विवृत, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा आधा खुला। तो यहां पर हो जाएगा आए औ, इसका हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमारा जो मुख है आधा खुला हुआ प्रतीत हो रहा है, तो इसलिए ये भी सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं ई, सभी, यानी कि ये सभी सही है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सभी ऑप्शन न होकर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, यानी कि सभी सही है। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर वर्ण है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा स्वर वर्ण है। तो क आपका व्यंजन वर्ण है, अ आपका स्वर वर्ण है, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी सी देख लेते हैं। सी में त है, ये भी व्यंजन वर्ण है। डी में क्या है? प है, ये भी व्यंजन वर्ण है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, यानी कि स्वर वर्ण है। आगे चलते हैं। दीर्घ, दीर्घ स्वर
कौन सा है? तो जस्ट हमने ऊपर पढ़ा कि दीर्घ स्वर में आपका आ जाएगा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इसकी हम संख्या काउंटिंग कर लेते हैं, 3 और 4 7। तो हमने ऊपर पढ़ा कि जो दीर्घ स्वर हैं इनकी संख्या 7 है और जो ह्रस्व स्वर है उनकी संख्या कितनी है? 4 है। यानी टोटल हम प्लस करेंगे तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 11। तो कुल स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। इसमें 4 ह्रस्व स्वर हैं और 7 दीर्घ स्वर हैं। तो इसमें से हम देखते हैं इस ऑप्शन में से कि कौन सा दीर्घ स्वर है। अ ह्रस्व स्वर है, छोटी ई ये भी ह्रस्व स्वर है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। सी ऑप्शन देख लेते हैं, आ, तो सी ही क्या है? दीर्घ स्वर है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डी भी नहीं सही होगा। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में संयुक्त स्वर है, तो इसमें देख लेते हैं संयुक्त स्वर। तो हम जानते हैं कि संयुक्त स्वर इसकी संख्या होती है 4। कौन कौन सी होती है? ए, ऐ, ओ, औ। अब इसमें से मिला लेते हैं कि इसमें से कौन सा इसमें ऑप्शन में है। तो यहाँ पर दिख रहा है क्या? ऑप्शन सी। तो इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जो ये क्या है? संयुक्त स्वर है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर वर्ण नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से हमको देखना है कि कौन सा स्वर वर्ण नहीं है। अ स्वर वर्ण है, ये स्वर वर्ण है तो इसलिए ये होगा नहीं। क व्यंजन वर्ण है, तो इसलिए यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये बाकी सभी क्या है? स्वर है। और हमको देखना क्या है कि स्वर वर्ण नहीं है, तो यहाँ पर क्या है? व्यंजन वर्ण है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अ, इ, उ, री किस प्रकार के स्वर वर्ण हैं? तो अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या आता है आपका? तो ह्रस्व स्वर में आपका आ जाएगा अ, इ, उ, री। ये सभी क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं। और ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4 होती है। ह्रस्व संख्या की संख्या 4 होती है। तो ये सभी क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं। ये सभी क्या है? ह्रस्व स्वर हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर कौन है? अब 4 ऑप्शन है, इसमें से छांटते हैं कि ह्रस्व स्वर कौन सा है। तो इसमें ह्रस्व स्वर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम स्वर है? तो स्वर हम जानते हैं कि टोटल इसकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कुल स्वरों की संख्या 11 होती है, जिसमें पहला आपका जो स्वर है वो आपका हो जाएगा अ, और अंत वाला आपका हो जाएगा औ। अंत वाला हो जाएगा आपका औ। तो इस आधार पर अंतिम स्वर कौन सा है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन कौन सा है? तो जस्ट मैंने ऊपर बताया था आप लोगों को। आगे चलते हैं। ञ किस वर्ग का व्यंजन है? ञ किस वर्ग का व्यंजन है? तो हम जानते हैं कि हमारे वर्णमाला में जो वर्ग होते हैं 5 होते हैं। वर्ग
वर्गों की संख्या 5 होती है और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। जैसे पहला आपका वर्ग हो जाएगा क वर्ग हो जाएगा, क वर्ग हो जाएगा, और आपका दूसरा हो जाएगा च वर्ग हो जाएगा, च वर्ग हो जाएगा, और तीसरा आपका हो जाएगा ट वर्ग हो जाएगा, ट वर्ग, और चौथा आपका हो जाएगा त वर्ग हो जाएगा, चौथा आपका त वर्ग हो जाएगा, और पांचवा आपका हो जाएगा व वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। तो जो य है किस वर्ग का व्यंजन है? तो हम जानते हैं कि जो य है ये च वर्ग का व्यंजन है, तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, म किस वर्ग का व्यंजन है? तो हम जानते हैं कि व्यंजन क्या है, प वर्ग का है, प फ ब भ म, तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, य र ल व, य र ल व किस प्रकार के व्यंजन वर्ण हैं? तो हम जानते हैं कि य र ल व ये अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन वर्ण है, यानी कि जिसका उच्चारण करते समय वायु अंदर के तरफ प्रवाहित हो उसे अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या होती है 4, जिसमें आपका हो जाएगा य र ल व, य र ल व हो जाएगा। आगे चलते हैं। अंतस्थ व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो जस्ट अभी हमने पढ़ा अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन वर्ण की संख्या होती है 4। अब ऊष्म व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे मुख से ताप, गर्मी या उष्मा उत्पन्न होती है, उस वर्ण को हम ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें स, स, ह, तो इसलिए 40 क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ए। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4। हमने जस्ट ऊपर पढ़ा संयुक्त स्वर पढ़ा, तो ठीक उसी तरह संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो एक से अधिक वर्णों से मिलकर बने होते हैं, उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या हो जाएगी 4, तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब इसमें देख लेते हैं कि संयुक्त व्यंजन है कौन कौन से। तो पहला हो जाएगा आपका छ, दूसरा हो जाएगा आपका त्र, दूसरा हो जाएगा आपका त्र, और तीसरा हो जाएगा आपका ज्ञ, और चौथा आपका हो जाएगा स्र, चौथा आपका हो जाएगा स्र हो जाएगा। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और कौन कौन से होते हैं? तो क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन है? तो इसको देख लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन हमने जस्ट ऊपर पढ़ा कि अंतस्थ व्यंजन है कौन कौन से। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। हमने ऊपर पढ़ा कौन कौन से, य, र, ल, व। इसमें देख लेते हैं कि इसमें से कौन ऑप्शन में मिल रहा है। इस आधार पर आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, य। आगे चलते हैं। स्पर्श व्यंजन
कितने वर्गों में बांटे हैं? तो जो स्पर्श व्यंजन है इसको 5 वर्गों में बांटा गया है। इसको 5 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें हम लोग जस्ट अभी पढ़े क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो स्पर्श व्यंजन कितने वर्गों में बांटे गए हैं? तो 5 वर्गों में बांटे गए हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा है? तो क वर्ग का अंतिम वर्ण यानी कि अंतिम वर्ण को ही हम पंचम वर्ण भी कहते हैं। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, न। जैसे में कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क वर्ग उठा लेते हैं तो यहाँ पर क हो गया, अ हो गया, ग हो गया, घ हो गया और न हो गया। तो इसमें जो क है इसको हम प्रथम वर्ण बोलते हैं। वर्ग का क वर्ग का प्रथम वर्ण बोलते हैं। ख को क वर्ग का द्वितीय वर्ण बोलते हैं। ग को क वर्ग का तृतीय वर्ण बोलते हैं। घ को क वर्ग का चतुर्थ वर्ण बोलते हैं और न को क वर्ग का पंचम वर्ण बोलते हैं। पंचम वर्ण कह लें या अंतिम वर्ण कह लें, दोनों बात बराबर है। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। ट वर्ग का दूसरा वर्ण कौन सा है? तो ट वर्ग का दूसरा वर्ण आपका हो जाएगा ट ठ। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये जो वीडियो है वनडे ऑल वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, टीजीटी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है और यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। 45। ट वर्ग का दूसरा वर्ण कौन सा है? तो ट वर्ग का दूसरा वर्ण क्या है? ट है। आगे चलते हैं। 46 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन वर्ण है? तो संयुक्त व्यंजन वर्ण हमने अभी ऊपर पढ़ा कि 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला कौन होता है? छ, दूसरा त्र और तीसरा ज्ञ और चौथा आपका हो जाएगा स्र। तो इसमें से देख लेते हैं कि कौन मिल रहा है। तो इसमें से आपका मिल रहा है छ। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 47 क्वेश्चन। अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन से हैं? तो अंतस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या अभी हमने पढ़ा ऊपर 4। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, य र ल व। आगे चलते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो जैसा कि हमको नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, यानी कि जिस वर्ण का उच्चारण करते समय मुख के विभिन्न भागों से या वाक इंद्रियों से स्पर्श होकर वो वर्ण बाहर निकलता है या उसका उच्चारण होता है, उसे ही हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब बाकी अगला क्वेश्चन अगली वाली वीडियो में आएगी। धन्यवाद।